नमस्कार। मैं कीर्तिराज सिंह बघेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने विंध्य जीएस सर्किल में। पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगा एमपीपीसीएस के कुछ कारणों की वजह से उसकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाया, और अब मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि जैसे एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम 24 अप्रैल को है, तो एमपी को ध्यान में रखकर अब क्लासेस को कंटिन्यू किया जाएगा आज से। और एमपीपीसीएस देने वाले सभी अभ्यर्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन सीरीज़ चलाई जा रही है 24 अप्रैल प्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर। उसके तहत आपको टू द पॉइंट अप्रोच के साथ पढ़ाई कराई जा रही है, और जिसके तहत आप कम समय में जल्दी रिवीजन करेंगे, और साथ ही जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ हो, फालतू चीज़ें नहीं। जैसे कभी कभी होता है कि स्टडी मटेरियल इतना ज़्यादा हो जाता है जिससे सर दर्द हो जाता है, और फिर आदमी ये सोचता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ऐसा कोई चक्कर यहाँ पे नहीं है। आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा जिससे कम समय में रिवीजन हो। बस आप एक क्लिक करिए हमारे प्लेलिस्ट पे, हमारे चैनल पर, और सारी चीज़ें आपको तुरंत रिवीजन कर ली जाएँ, और केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें, बाकी इधर उधर की कोई बात नहीं, और इधर उधर की कोई फैक्ट और कॉन्सेप्ट नहीं। तो चलिए हम एमपीपीसीएस क्विक रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और जल्दी से देखते हैं। एमपी की जलवायु आज हम शुरू कर रहे हैं, और जलवायु में हम सारे कॉन्सेप्ट और सारे फैक्ट आपको इसी वीडियो में बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करिएगा कि कैसा रहा हमारा परफॉर्मेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जलवायु होती क्या है। अगर हम एमपी की जलवायु पढ़ रहे हैं या भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि ये जलवायु क्या चीज़ है। तो जलवायु होती है, जलवायु में हम दो चीज़ें ध्यान में रखते हैं, ठीक है। क्लाइमेट, इसमें हम दो चीज़ें ध्यान रखते हैं। क्लाइमेट, जलवायु में समय बिंदु होता है, एक समय बिंदु, और क्षेत्र होता है, और इस तीसरी चीज़ होती है वायुमंडलीय दशा। तो अब परिभाषा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपने कभी ऐसा कॉन्सेप्ट देखा नहीं होगा। इतना तो विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझना चाहिए। न जाने कितनी किताबों में कौन कौन सी परिभाषाएं, कोचिंग के नोट्स आपको रटा दिया जाता है। बस तीन चीज़ें ध्यान में रखिए जलवायु में, आपको कहीं किसी वीडियो में भी ऐसा चीज़ नहीं मिला होगा। तो जलवायु में केवल तीन चीज़ें होती हैं, समय बिंदु होता है, क्षेत्र होता है, और वायुमंडलीय दशा। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि किसी समय बिंदु पर, वो समय एक दिन का हो सकता है, 30 दिन का हो सकता है, एक वर्ष का हो सकता है, 30 वर्ष का हो सकता है। तो किसी समय बिंदु पर एक निश्चित क्षेत्र के वायुमंडलीय दशाओं का योग, तो किसी समय बिंदु पर निश्चित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा का योग, ठीक है। तो ये बना आपका जलवायु, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रटिए नहीं, समझिए। भूगोल केवल समझ का फेर है, भूगोल जितना आप समझेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। तो किसी समय बिंदु पर किसी निश्चित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का योग, ये बराबर होता है आपका जलवायु। किसी समय बिंदु पर किसी निश्चित क्षेत्र का वायुमंडलीय दशाओं का जो योग होता है वो आपका जलवायु कहलाता है। समय बिंदु इसमें आता है, क्षेत्र विशेष आता है, और उस क्षेत्र विशेष की वायुमंडलीय दशाओं का योग। तो जलवायु में हमेशा तीन चीज़ें आप ध्यान में रखिए, समय बिंदु, निश्चित क्षेत्र, और वायुमंडलीय दशा का योग, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। जलवायु इज इक्वल टू क्लाइमेट इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट एरिया, एंड एटमॉस्फेयर कंडीशंस जो वहाँ की होंगी उन सभी का योग, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि वायुमंडलीय दशा क्या है, वायुमंडलीय दशाओं का योग क्या है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे वायुमंडलीय दशा, ये वायुमंडलीय दशा क्या है। चीज़ों को हमेशा छोटे से शुरू करते हैं, तोड़ के,
और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको विश्लेषण उसका करते हैं। तो जलवायु बराबर होता है किसी समय बिंदु पर एक निश्चित क्षेत्र का वायुमंडलीय दशा का योग। वायुमंडलीय दशा क्या होती है? वायुमंडलीय दशा होती है उस क्षेत्र की तापमान, मतलब वहाँ पे सूर्य कितना गर्मी बरसा रहा है, वहाँ पे वायु दाब उत्पन्न होगा तापमान से, और उसके बाद फिर आर्द्रता होगी, तापमान, वायु दाब, आर्द्रता और वर्षा। ये 4 चीज़ें, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम केवल तापमान को देखते हैं, वायु दाब को देखते हैं, आर्द्रता को देखते हैं और वर्षा को देखते हैं। तो जलवायु को एक बार फिर से देखते हैं। जलवायु एक क्लाइमेट जो होता है किसी समय बिंदु पर किसी निश्चित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा का योग, ये होता है आपका जलवायु। ठीक है, और वायुमंडलीय दशा क्या होती है? ये तापमान होता है, वायु दाब होता है, आर्द्रता होता है और वर्षा होती है। मतलब वहाँ की तापमान क्या है, वहाँ पे उच्च तापमान है कि निम्न तापमान है, वहाँ वायु दाब कैसा है, उच्च वायु दाब है कि निम्न वायु दाब, वहाँ आर्द्रता है कि शुष्क मौसम है, वहाँ पे वर्षा अधिक हो रही है कि कम हो रही है। ये वायुमंडलीय दशा, ये जो है चारों चीज़ हैं, तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा, ये वायुमंडलीय दशा होती है। वहाँ का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें ये 4 मुख्य बातें होती हैं, ये इनका योग और एक समय बिंदु पर। ठीक है, तो ये हो गया जलवायु। अब हम इसको, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि फिर मौसम क्या है, सीज़न क्या है, ऋतुएं क्या हैं। ठीक है, तो वेदर क्या है, मौसम क्या है, सीज़न, ऋतुएं क्या है, ये तो हो गया क्लाइमेट। अब हमको कुछ नहीं करना है। अब जब आपके मन में आए कि मौसम क्या है, तो जब ये समय बिंदु एक दिन रहेगा, ठीक है, इधर देख लेते हैं। इतनी चीज़ें हम उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से समझ ली होंगी और नोट डाउन करते रहिए। पूरे YouTube में ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक आपने नहीं देखा होगा, इतना मेरा विश्वास है। तो अब हम देखेंगे कि अब हम इसको रिलेट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, जो हमने बताया आपको कि मौसम और ये मौसम क्या है, ऋतु क्या है, मौसम, ऋतु और जलवायु, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। कोई भी चीज़ हम शुरू करने से पहले हमारे पिछले प्लेलिस्ट में जाकर MP के भूगोल में देखिए, हमने कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको ज़रूर बताया है। यही पढ़ाने की एक सही विधि होती है, जिससे लड़कों के दिमाग में और ये स्टूडेंट के दिमाग में एकदम छप जाए कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। जब हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो मेंस तो ऐसे तैसे हो जाएगा, मतलब मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और चूँकि अब आप देख रहे हैं कि MP के हमारे स्टूडेंट के लिए हम खास तौर पर ये बोलना चाहते हैं, 3 मार्कर, 5 मार्कर, इस तरह के जो, और 12 मार्कर, 11 मार्कर, इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आपको तुरंत लिखना है, क्विक माइंड मेकअप करना है और उसको कॉपी में उतारना है। तो प्री और मेंस दोनों कंबाइंड लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, गुड परफॉर्मेंस दे सकते हैं और श्योर हो सकते हैं कि आप इंटरव्यू दें। तो ये जो वीडियो है ये MPPCS 2020 का मेंस लिखने वालों के लिए भी है, साथ ही MPPCS 2021 का प्री देने वालों के लिए है, और फिर वो जो प्री क्रैक करेंगे वो मेंस भी देंगे। तो अब हम देखेंगे, अभी आपने देखा कि जलवायु के 3 तत्व होते हैं, निश्चित समय बिंदु, निश्चित क्षेत्र और वायुमंडलीय दशाओं का योग। तापमान क्या है, वर्षा क्या है, वायु दाब क्या है। तो अब अगर आपके मन में ये सवाल आए कि फिर मौसम क्या है, ऋतु क्या है, जलवायु क्या है, तो जो ये समय बिंदु है, समय बिंदु अगर एक दिन हुआ, समय बिंदु एक दिन, ठीक है, ये एक दिन हुआ, और क्षेत्र जो है छोटा क्षेत्र हुआ, एकदम छोटा क्षेत्र हो गया, ठीक है। और हम जैसे कि जलवायु में 3 चीज़ें हम देखते हैं कि समय बिंदु, क्षेत्र और वायुमंडलीय दशा। जो वायुमंडलीय दशा है वो तो वही रहेगी, वायुमंडलीय दशा हमेशा एक ही जैसी रहती है, वायुमंडलीय दशा, ठीक है। तो जो समय है हमारा एक दिन है, और क्षेत्र जो है हमारा छोटा क्षेत्र है। अब ये मौसम हो गया, ठीक है, और वायुमंडलीय दशा का योग। ऋतु में अगर पूछे तो समय 1 वर्ष हो गया, ठीक है, 1 वर्ष समय हो गया, और थोड़ा सा बड़ा एरिया, बड़ा क्षेत्र, ठीक है, और वायुमंडलीय दशा का योग।
तो ये वायुमंडलीय दशा हर जगह रहेगी, वो सेम रहती है, चाहे वो छोटा क्षेत्र हो चाहे बड़ा क्षेत्र हो। वायुमंडलीय दशा तो समझने वाली बात है कि चाहे इस कमरे का जो वायुमंडलीय दशा है, यहाँ पे देखिए बल्ब जल रही है तो इसका तापमान कितना होगा। यहाँ पर क्या कहते हैं, चूँकि थोड़ी सी गर्मी है और इस समय ठंडी का माहौल है, लेकिन हमने बल्ब बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाया है तो तापमान बहुत ज़्यादा ये ठंडी महसूस नहीं हो रही है। तो इस समय इस रूम का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। और इसमें जो वायुमंडलीय दशा है तो ये एरिया हो गया छोटा, और वायुमंडलीय दशा मतलब तापमान क्या है, तो ये सारी चीज़ें मौसम के अंतर्गत आ रही हैं एक दिन का, ठीक है। ऋतु एक वर्ष समय बिंदु रहेगा, एक वर्ष, और एरिया रहेगा बड़ा, और वायुमंडलीय दशा का योग, तो वो ऋतु हो जाएगी। मतलब जो मौसम है वो वर्ष की ये समान तरह की मौसम के भागों को ऋतु कहते हैं। तो ये जो मौसम है एक दिन हो गया, छोटा क्षेत्र हो गया ऋतु, एक वर्ष बड़ा क्षेत्र वायुमंडलीय दशा। अब बात जलवायु की होगी तो ये लमसम है, मतलब लमसम ये 30 वर्ष, 29, 28 वर्ष या 35 वर्ष भी हो सकता है। तो हम एक मान रहे हैं ये 30 वर्ष और विस्तृत क्षेत्र, तो ये हो गया आपका, ये जलवायु हो गया, विस्तृत क्षेत्र और वायुमंडलीय दशा का योग, ठीक है। वायुमंडलीय दशा का योग, वायुमंडलीय दशा योग, ठीक है, वायुमंडलीय दशा का योग। तो अब आपसे पूछा जाए मौसम, ऋतु, जलवायु में क्या अंतर है, तो बस परिभाषा में केवल 3 ही पॉइंट याद समझने हैं, याद तो बिल्कुल नहीं करना है। याद करने पे मेरा कभी जोर नहीं रहा, चाहे मैं स्टूडेंट रहा तब भी मैं कभी कुछ याद नहीं करता था, हमेशा चीज़ों को दैनिक जीवन से जोड़ता था, अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ता था, और वही मेरी आगे प्रयास है। अभी मैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन पर दोनों तरफ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा यही प्रयास रहता है कि चीज़ों को कुछ यूनिक ढंग से पढ़ाएं और चीज़ों को अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ें। तो मौसम जो है समय बिंदु है, जलवायु हो, मौसम हो, ऋतु हो, केवल आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, समय बिंदु, क्षेत्र और वायुमंडलीय दशा का योग। तो समय मौसम पूछे तो एक दिन का छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशा का योग बराबर मौसम, मतलब वेदर। एक वर्ष की थोड़े से बड़े एरिया की वायुमंडलीय दशा का योग ऋतु, या इसको ऋतु को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चूंकि मौसम एक दिन है, यही 365 दिन जो है ऋतु में हुआ, तो समान मौसमी दशाओं के हिस्से को, वर्ष की समान मौसमी दशाओं का जो हिस्से होंगे उनको ऋतु कहते हैं, या एक वर्ष की बड़े एरिया के वायुमंडलीय दशा का योग। अब जलवायु की बात होगी तो 30 वर्ष की ये जो अवधि है उसमें किसी बड़े एरिया के विस्तृत क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का योग जलवायु कहा जाता है। तो देखिए इसमें याद कुछ नहीं करना है, आपको बस 3 पॉइंट देखना है, समय बिंदु, क्षेत्र और वायुमंडलीय दशा। वायुमंडलीय दशा क्या है ये अभी हमने बताया। वायुमंडलीय दशा तापमान, वर्षा, तापमान, वायुदाब, वर्षा, ये बस 3 चीज़ याद रखनी है। और भी चीज़ें हैं लेकिन मेन इसी पे फोकस रहता है, वायुदाब कैसा है, वर्षा क्या है। तो तापमान, वर्षा जो है वायुमंडलीय दशा है, ये वायुमंडलीय दशा है, ठीक है। तो अब आप कभी भी चाहे प्री में पूछे चाहे मेंस में पूछे, इतना क्लियर रखिए कि मौसम, ऋतु और जलवायु में वेदर, सीज़न और क्लाइमेट में क्या अंतर है। इसको सीज़न बोलते हैं, ऋतु, सीज़न, ये वेदर हो गया। डिफरेंस बिटवीन वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट, अगर ये मेंस में भी आ गया तो भी आप कर लेंगे, और प्री में आएगा तो कोई बात ही नहीं है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। कभी भी जलवायु अगर हम शुरू करेंगे, भारत की जलवायु, विश्व की जलवायु, तो जलवायु या ऋतु या मौसम, इसका छोटा रूप मौसम है, मौसम और जलवायु का और थोड़ा सा बड़ा रूप सीज़न है, ऋतु है, और फिर जलवायु है। तो जलवायु, ऋतु, मौसम में अंतर आपने देख लिया। आप हमारे साथ नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि अभी कुछ दिक्कतों की वजह से अभी हम लिख के ही पढ़ा रहे हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि एमपी की
एमपी में किस तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं। फिर हम एमपी की जलवायु देखेंगे। अब हम आते हैं अपने एमपी के व्यूअर्स के लिए, जो भी एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। तो अब हम देखेंगे कि एमपी में जो कितने तरह की ऋतुएं मौसम पाई जाती हैं। तो एमपी में, मध्य प्रदेश में 3 तरह की ऋतु पाई जाती है। अब अगर बात हो एमपी की ऋतुएं कितने प्रकार की हैं, तो हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुएं। मध्य प्रदेश की ऋतु, मध्य प्रदेश में कितने तरह की ऋतु पाई जाती है। ऋतु अर्थात वर्ष की समान मौसमी दशाओं की अवधि को ऋतु कहते हैं। वर्ष में जो समान मौसमी दशाएं हैं कितने हिस्सों में बटी हैं, वो ऋतु हो गई। तो मध्य प्रदेश की ऋतुएं या मौसम, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में 3 तरह की ऋतु पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। उसका कुछ एक यूनिक नाम भी है, वो यूनिक नाम जो है उस पर आपको ध्यान देना है। तो ग्रीष्म ऋतु जो है इसको यूनाला बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु, यूनाला, यूनाला आप ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि यूनाला ग्रीष्म ऋतु है कि शीत ऋतु है। उसके बाद वर्षा ऋतु, इसको चौमासा बोलते हैं। वर्षा ऋतु, चौमासा, ठीक है। उसके बाद शीत ऋतु, ये आपकी सियाला है। तो ये जो टर्म है ये एमपी में एक स्पेशल टर्म यूज़ होता है। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला के नाम से संबोधित किया जाता है, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीत ऋतु को सियाला। अब जो है हम ये देख लेंगे कि ये वर्ष का जो डिवीज़न है, चूँकि ऋतु क्या है, वर्ष की समान मौसमी दशाओं की जो अवधि है उसको ऋतु कहते हैं। तो वो जो वर्ष है 365 दिन, वो जो उसमें जो मौसमी दशाएं हैं किन किन महीनों की समान है वो ऋतु है। सॉरी। तो ग्रीष्म ऋतु जो है आपकी, इसकी अवधि जो है, ग्रीष्म ऋतु जो है मध्य मार्च टू जून, ठीक है। मध्य मार्च से जून, या इधर लिख ले रहे हैं, मध्य मार्च से जून, ठीक है। उसके बाद जो वर्षा ऋतु है जून से अक्टूबर तक है, मोटा मोटी हम देख रहे हैं, और थोड़ा सा 3-4 दिनों का अंतर भी होता है। तो मध्य मार्च से जून, जून से अक्टूबर, और मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च शीत ऋतु होती है, ठीक है। तो अब प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश में 3 ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यूनाला, वर्षा ऋतु चौमासा, शीत ऋतु सियाला। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर, और शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक, ठीक है। अब हम इसको जो प्रीलिम्स के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, हम केवल बस वही चीज़ ले रहे हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं। तो अब हम ऋतु से संबंधित जो प्रीलिम्स इम्पॉर्टेंट है, अभी ग्रीष्म ऋतु ले रहे हैं। उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आप हमारे साथ लिखते चलिए, क्योंकि अभी केवल यही सिस्टम है, लिख के मिटाने वाला। बेसिकली मैं प्रीफर करता हूँ कि लिख के ही पढ़ाऊँ और मिटाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत आनंद है। ये डिजिटल बोर्ड समझ में नहीं आता मेरे, और हमको तो ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हमको बहुत दिक्कत महसूस होती है, इसीलिए मैं इसमें बहुत कंफर्ट फील करता हूँ कि लिख के मिटा के पढ़ाऊँ। तो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे अवधि आप लोगों ने देख ली, मध्य मार्च से मध्य जून तक। उसके बाद हम अधिकतम तापमान, एक प्रश्न हमेशा आता है जो ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है, तो कुछ फैक्ट देख लीजिए। ये आपका खजुराहो में पाया जाता है, खजुराहो। उसी तरह एक प्रश्न बनता है ऋतु से,
कि न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है। अधिकतम तापमान अगर पूछे तो खजुराहो, न्यूनतम तापमान तो शिवपुरी में पाया जाता है। ठीक है। और एक और चीज़ देख लीजिए, जैसे भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र या थार के मरुस्थल राजस्थान के आसपास लू चलती है, तो उसी तरह एमपी में भी ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है। ये लू क्या है? ये धूल भरी आंधी है, धूल भरी आंधी जो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। धूल भरी आंधी, ये लू चलती है। तो जो ग्रीष्म ऋतु की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिया, अब हम इसे मिटा रहे हैं। अब हम देखेंगे वर्षा ऋतु के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वर्षा ऋतु के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्षा ऋतु, सबसे पहला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा है वो कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में इसे चौमासा कहते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद वर्षा जो है कितने सेंटीमीटर होती है, तो 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। 112 सेंटीमीटर, ठीक है। 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। औसत है ये, औसत वर्षा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि सर्वाधिक वर्षा का स्थान क्या है। सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा। सर्वाधिक वर्षा स्थान, तो ये पंचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये होशंगाबाद या नर्मदापुरम, अब होशंगाबाद को नर्मदापुरम कहते हैं, आपको याद है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नर्मदापुरम, होशंगाबाद अब नर्मदापुरम हो गया है। तो ये होशंगाबाद या नर्मदापुरम, ये पंचमढ़ी सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। अब न्यूनतम वर्षा का स्थान प्रश्न पूछता है। न्यूनतम वर्षा स्थान, तो ये भिंड हो गया, चंबल क्षेत्र भिंड, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा स्थान पंचमढ़ी, न्यूनतम वर्षा स्थान भिंड, चंबल क्षेत्र। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए वर्षा से संबंधित। जो 125 सेंटीमीटर रेखा है, 125 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। समवर्षा रेखा ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। अगर ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट अभी तक बहुत संभावना है कि क्या पता है इसी बार ही पूछ ले। 125 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा एमपी के कितने जिलों से होकर गुजरती है। और साथ ही ये जो 125 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है मध्य प्रदेश को वर्षा के 2 क्षेत्रों में बांटती है। या सीधी जबलपुर सिवनी से होकर गुजरती है। जब ये ऐसे गुजरती है, ये ऐसे गुजरेगी तो ये पश्चिमी भाग हो गया, पश्चिम, ये वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। ये जो समवर्षा रेखा है सीधी जबलपुर और सिवनी, ये 3, ये हम देख रहे हैं, इसको हम इधर देख रहे हैं। ये जो समवर्षा रेखा है सीधी जबलपुर सिवनी, ये ऐसे जा रही है और इसने एमपी को 2 हिस्सों में बांट दिया, वेस्ट और ईस्ट, पश्चिम और पूरब, ठीक है। अब ये जो समवर्षा रेखा है इसने जब वर्षा विभाजित कर दी वर्षा की मात्रा को, तो जो पूर्वी भाग है इसमें मैक्सिमम वर्षा होती है। पश्चिम भाग की तुलना में पश्चिम भाग में कम वर्षा होती है। ये हम समवर्षा रेखा की बात कर रहे हैं ये। और पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। ये जो 125 सेंटीमीटर समवर्षा है इसने मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। या सीधी जबलपुर सिवनी, ये 3 जिलों से होकर गुजरती है और जो पश्चिमी भाग है उसमें कम वर्षा होती है और जो पूर्वी भाग है उसमें अधिक वर्षा होती है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा है या तो ये बंगाल की खाड़ी से भी होती है और ये अरब सागर दोनों से होती है। तो
मध्य प्रदेश में जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी से भी होती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। मानसून की जो शाखाएं हैं वो दो मुख्य शाखाएं, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा। तो अरब सागर शाखा से भी वर्षा होती है और साथ ही बंगाल की खाड़ी सागर से, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा, ठीक है, ये दोनों से वर्षा होती है। मानसून शाखा, अरब सागर मानसून शाखा, मानसून शाखा, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा, सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी, न्यूनतम वर्षा भिंड, 125 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा यह सीधी जबलपुर सिवनी से होकर जाती है। साथ ही एमपी को पश्चिमी वर्षा क्षेत्र और पूर्वी वर्षा क्षेत्र में डिवाइड कर देती है। तो जो पूर्वी वर्षा क्षेत्र है उसमें अधिक वर्षा होती है पश्चिमी से। साथ ही अगर ये प्रश्न बने कि क्या मध्य प्रदेश में केवल बंगाल की खाड़ी से या दक्षिण पश्चिम मानसून से ये वर्षा होती है, तो नहीं, मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा या दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा से भी वर्षा होती है और साथ ही अरब सागर मानसून शाखा से, दोनों से वर्षा होती है। अब ये कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। 125 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से आप देख लीजिए। ये सीधी जबलपुर सिवनी से होकर जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा होती है और पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब सागर मानसून शाखा दोनों से ही मध्य प्रदेश में वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे शीत ऋतु के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम केवल आपको टू द पॉइंट बता रहे हैं, हमको इधर उधर की चीज़ें नहीं बता रहे हैं। और जो इम्पॉर्टेंट है इसको आप प्री में तो देख ही रहे हैं, इसको आप मेंस में भी एज इट इज लिख देंगे तो नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और थोड़ा सा ये डायग्राम इस तरह जैसे हमने बनाया वैसे आप बना दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो मिल ही जाएगा। 3 मार्कर में आएगा तो आप इतना भी लिख देंगे जितना हमने लिखा तो बहुत पर्याप्त है। एमपी का थोड़ा सा छोटा सा मानचित्र बना देंगे और नोटिफाई कर देंगे ऐसे ऐसे है तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब देखेंगे शीत ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु, इसको सियाला बोलते हैं। ये अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च तक होती है, ये आपने देखा है। शीत ऋतु की विशेषता है कि यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसका एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एमपी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, मतलब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मावट नाम का एक हल्की बारिश होती है। पश्चिम क्षेत्र में मावट ये लिख लीजिए, ये मावट हल्की वर्षा होती है। और ये पूछ लेगा कि ये मावट से संबंधित 2 प्रश्न बनेंगे। ये हल्की वर्षा होती है मावट, जो कि शीत ऋतु में होती है, ठीक है। और यह रबी की फसल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है कि खरीफ के लिए, तो ये रबी की फसल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी फसल के लिए लाभदायक, रबी फसल लाभदायक, ठीक है। तो ये मावट, साथ ही मावट की एक विशेषता है कि यह पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से, भूमध्य सागर से आगे बढ़ते हुए ईरान, फिर पाकिस्तान, उसके बाद उत्तर भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा करती है। शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और यही पश्चिमी विक्षोभ जो है शीत ऋतु में एमपी में एक स्थानीय नाम दिया गया मावट। यह रबी फसल के लिए लाभदायक है। साथ ही यह पश्चिम विक्षोभ है, जो अभी हमने बताया भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है पश्चिमी विक्षोभ। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको बोलते हैं। तो ये मावट हो गया, ठीक है।
तो आपने देखा कि जल्दी से कि मध्य प्रदेश की ऋतुएं क्या हैं। अब हम आते हैं एमपी के जलवायु। एमपी आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, हमने जल्दी में मिटा दिया। अब हम देखेंगे एमपी की जलवायु। मावठ जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है और साथ ही यह शीत ऋतु में हल्की वर्षा होती है और ये रबी फसल के लिए होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्षमा चाहते हैं हम जल्दी से हमने वो कर दिया। मावठ जो है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, ये शीत ऋतु वर्षा है, शीत ऋतु, हल्की वर्षा है, हल्की वर्षा, यह रबी फसल, रबी फसल के लिए लाभदायक। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में उत्तरी मैदान में मालवा पठार में बघेलखंड, विंध्य पर्वत श्रेणी, नर्मदा सोनगढ़, ये इतने जलवायु क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो उत्तर के मैदान में, ये जो उत्तर मैदान है ये चंबल क्षेत्र और ये बुंदेलखंड और थोड़ा सा मालवा पठार, तो ये उत्तर के मैदान में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु। तो ये महाद्वीपीय जलवायु है क्या, इसको समझ लीजिए। महाद्वीपीय जलवायु में गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और जाड़े में अधिक जाड़ा पड़ता है। ठीक है, महाद्वीपीय जलवायु का मतलब होता है सागर से अगर कोई क्षेत्र बहुत दूर होता है, समुद्र से दूरी अगर होती है। अभी सब समझ लीजिए कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जलवायु से को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो मध्य प्रदेश की जलवायु में हम देख रहे हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 है अक्षांशीय स्थिति। वो अक्षांश में जो ग्लोब होता है, मानचित्र होता है, उसमें जो उस स्थान की जो अक्षांशीय स्थिति होगी वो इम्पॉर्टेंट होती है। साथ ही वो दूसरा होता है समुद्र से दूरी। वो क्षेत्र समुद्र से बहुत दूर है, मतलब स्थलखंड बहुत ज़्यादा है और समुद्र से बहुत दूर है, तो वो महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है, समुद्र से दूरी। तीसरा पॉइंट है औसत ऊंचाई। वो क्षेत्र अगर बहुत ऊंचाई पर स्थित है, पर्वतीय क्षेत्र है, तब भी वो जलवायु को प्रभावित करता है। उसी तरह चौथा है वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति वहाँ पे कैसी पाई जाती है, यह भी जलवायु को प्रभावित करती है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम देख रहे हैं। पांचवा है धरातली उच्चावच। धरातली उच्चावच, उच्चावच मतलब पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, औसत ऊंचाई, प्राकृतिक वनस्पति, धरातली उच्चावच, ये मोटा मोटी 5 फैक्टर हैं जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्र उत्तरी मैदान, यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, जाड़े में, शीत ऋतु में ज़्यादा सर्दी। ठीक है, ये उसके बाद मालवा पठार। मालवा पठार ये देख रहे हैं आप, ये मालवा पठार। मालवा पठार में सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु का क्या मतलब है? सम जलवायु का अर्थ है कि समान तरह की जलवायु, गर्मी में हल्की गर्मी और जाड़े में हल्की गर्मी, मतलब ना प्रचंड गर्मी महाद्वीपीय जलवायु की तरह, ना गर्मी में बहुत गर्मी और ना जाड़े में बहुत जाड़ा, समान प्रकार की जलवायु, मतलब एक ठीक ठाक गर्मी और एक ठीक ठाक जाड़ा, सहने योग्य। ठीक है, उसके बाद बघेलखंड पठार, ये मानसूनी। आप देख रहे हैं कि बघेलखंड जो पठार है ये जो है ये बंगाल की खाड़ी के थोड़ा सा नज़दीक है। एमपी की जो आकृति है, भू आकृति है, उसमें बघेलखंड पठार बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत प्रभावित है, तो इसीलिए यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु का अर्थ होता है, मानसूनी जलवायु का अर्थ होता है कि जो गर्मी है उसमें आर्द्रता होगी और जो शीत ऋतु है वो सामान्य और शुष्क होगा। गर्मी में तापमान थोड़ा सा ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ आर्द्रता हो गई, मतलब पसीना निकलने लगा, और साथ ही जो शीत ऋतु है वो थोड़ा सा सामान्य होगा लेकिन शुष्क होगा, उसमें शुष्कपन होगा, ड्राइनेस होगा। तो पहले ये समझ लीजिए कि एमपी में की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय
इसको हम ये इस तरह समझ लेते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपने देख लिया। तो अभी हम समझ रहे थे कि एमपी की जलवायु क्षेत्र उत्तरी मैदान में महाद्वीपीय जलवायु, मालवा पठार में सम जलवायु, समान गर्मी समान जाड़ा, बघेलखंड पठार चूँकि बंगाल की खाड़ी की शाखा से नज़दीक है तो यहाँ मानसूनी जलवायु, मतलब गर्मी में थोड़ी सी आर्द्रता ज़्यादा रहती है और शीत ऋतु उसमें शुष्कता ज़्यादा रहती है, मतलब ड्राईपन रहता है। विंध्य पर्वत श्रेणी में सम जलवायु पाई जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी आप देख रहे हैं ये, और इसमें सम जलवायु वही है। सम जलवायु का मतलब है गर्मी में समान गर्मी और जाड़े में समान, मतलब सहने योग्य को ये सम जलवायु कहते हैं। और एक और बचा नर्मदा सोन घाटी उष्ण जलवायु। नर्मदा सोन घाटी आप देख रहे हैं, कर्क रेखा इस एरिया से होकर गुजरता है। कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ गर्मी में थोड़ा ज़्यादा उष्णता रहती है, इसलिए ये उष्ण जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, तो एमपी के जलवायु क्षेत्र अगर पूछ लिया तो इसको अगर प्री में पूछ लिया तो उत्तरी मैदान में कैसी जलवायु है, तो फैक्ट अगर आ रहा है तो सीधे आप महाद्वीपीय जलवायु मारेंगे, मतलब जो क्षेत्र है वो महाद्वीप के अंदर है, समुद्र से वो दूर है, मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी और सर्दी में ज़्यादा सर्दी। और मालवा पठार में सम जलवायु, बघेलखंड पठार में मानसूनी जलवायु, विंध्य पर्वत श्रेणी में सम जलवायु, नर्मदा सोन घाटी में उष्ण जलवायु। ये आप देखें, मालवा पठार उत्तर का मैदान, मालवा पठार, विंध्याचल श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी और बघेलखंड पठार, ये 5 तरह के जलवायु क्षेत्र हैं। और ये हमको लगता है कि प्री में मिलाने के लिए आ सकता है कि मालवा पठार में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये फैक्ट हैं कुछ, हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। अभी हमने देखा कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरह की जलवायु है। तो एमपी की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसी पॉइंट के साथ हम अपनी आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। ये इसीलिए हम चाहते थे इसको लास्ट में बता देते, शुरू में ही बता देते, लेकिन इसको लास्ट में बताने का, अंतिम में बताने का एक कारण है। हमने सारी चीज़ें समझ ली, जलवायु क्या होती है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्र क्या है। तो अब ये सवाल आता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु ओवरऑल है क्या। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, एमपी की जो जलवायु है, अगर ये प्रश्न आ रहा है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, यह भारत की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो एमपी की जलवायु अगर प्रश्न आ रहा है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब इसमें 2 टर्म है, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। तो सवाल ये है कि उष्णकटिबंधीय क्यों, एमपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्यों है। अगर ये 3 मार्कर में अगर आ गया तो अब आप क्या करेंगे, या प्री में अगर आ गया तो क्या करेंगे। और दूसरा सवाल है मानसूनी क्यों कहा जा रहा है, इसीलिए हम इसको अंतिम में बता रहे हैं क्योंकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्यों कहा जा रहा है और मानसूनी क्यों कहा जा रहा है। तो उष्णकटिबंधीय और कहने का कारण है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर जाती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसका ये फैक्ट है। इसीलिए उष्णकटिबंधीय, क्योंकि नर्मदा सोन घाटी से होकर ही कर्क रेखा गुजर रही है और कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, इसलिए यहाँ उष्ण जलवायु, तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो इसी तरह उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों है, क्योंकि कर्क रेखा इस एरिया से, मतलब मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर जा रही है। मानसूनी क्यों है, अगर सवाल आ गया तो मानसूनी का अर्थ है यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये सर्वाधिक वर्षा का कारक है। वर्षा तो दोनों से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है, अरब सागर से भी होती है, लेकिन जो सर्वाधिक वर्षा अभी हमने बताया तो सर्वाधिक वर्षा ये दक्षिण पश्चिम मानसून या बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा हेतु उत्तरदायी है। इसका ये
एक लाइन में आप लिख देंगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक वर्षा हेतु उत्तरदायी है, इसीलिए यह मानसूनी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु, इसी के साथ हम कंक्लूड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। सवाल है उष्णकटिबंधीय क्यों? क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। दूसरा सवाल है मानसूनी क्यों? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक वर्षा हेतु उत्तरदायी है मध्य प्रदेश में। तो अब आप समझ गए होंगे पूरा मानसून का। मेरा अधिकतम प्रयास रहा कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको दें और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको बता दें। एक प्रश्न और आता है कि नक्षत्र वेधशाला, अब लगे हाथ ये भी बता दें, नक्षत्र वेधशाला एमपी में कहाँ है? तो बस आप इसे याद कर लीजिए, ये इंदौर में है। ठीक है, नक्षत्र वेधशाला ये पूछ लेता है, कई बार पूछा भी गया है तो ध्यान में आ गया, अभी उस समय ऋतु के समय ध्यान में नहीं आया था। तो इसी के साथ हम क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एमपीपीसीएस 2021 देने वाले हमारे भाई हमारी बहनें कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। इसके साथ हमें क्या हम जस्टिस कर पाए, जो हमारा अधिकतम प्रयास रहा इसको बहुत ही यूनिक तरीके से हम समझा पाए आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो में अगर आपको हमारी मेहनत झलक रही है तो एमपी के भाई बहन हमें ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो मेहनत हो वो सार्थक हो सके। मिलते हैं आपके एमपी के अगले क्लास जो भी होने वाली क्लास है उसमें, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।